हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीलॉग। इस वक्त हर जगह एक ही सवाल जो है वो उठ रहा है कि क्या ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई की डेथ के बाद उनका सुप्रीम लीडर कौन होगा, और अमेरिका इजराइल के हमलों के बाद ईरान जो है वो किस हद तक बदला लेगा और किस हद तक जाएगा एक्चुअली बदला लेने में। तो अभी तक तो जो उनके इंटरिम लीडर हैं खामनाई की डेथ के बाद वो चूज किए जा चुके हैं। वो फिलहाल जो है वो इंटरिम है, वक्ती तौर पर जो है वो उनको अपॉइंट किया गया है। आयतुल्लाह अली रजा अरफाई ये इस वक्त इंटरिम काउंसिल का हिस्सा हैं और इनके पास दीनी और इंतजामी कहा जाता है कि दोनों तजुर्बात जो है वो हासिल हैं, और इसलिए जो है ये इस वक्त फिलहाल जो है वो मामलात संभाल रहे हैं। लेकिन एक बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया जो है वो फॉलो किया जाता है सुप्रीम लीडर की अपॉइंटमेंट के लिए। वो क्या क्राइटेरिया है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन ईरान इस वक्त क्या कह रहा है और किस किस्म की धमकियां जो है वो दे रहा है इजराइल और अमेरिका को, और किस किस्म की कार्रवाइयां जो है वो ऑलरेडी कर चुका है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जो प्रेसिडेंट है वहां के, प्रेसिडेंट मसूद, उन्होंने कहा है कि खामनाई का कत्ल मुसलमानों खुसूसन शिया दुनिया के खिलाफ एक जंग है। हम इसका बदला लेना अपना कानूनी और दीनी फर्ज समझते हैं। आप जानते हैं कि इस अटैक के बाद जो ईरान पर किया गया इजराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, उसके बाद जो है ईरान ने यूएस के जो एयर बेसिस हैं बहरीन में, कतर में, दुबई में, सऊदी में, वहां पे जो है वो अटैक्स किए और वहां पे भी जो है वो कुछ कैजुअल्टीज हुई हैं। लेटेस्ट खबरों के मुताबिक ईरान के जो मिसाइल स्ट्राइक्स हैं उसमें 8 लोग जो हैं वो इजराइल में भी मारे गए हैं, और ये बल्कि ये नंबर जो है वो अब 9 तक जो है वो पहुंच चुका है। इजराइल के बेत शेमेश जो एरिया है वहां पर जो है वो सबसे ज्यादा कैजुअल्टीज हुई हैं। इसके अलावा दुबई में, यूएई में जो मिसाइल स्ट्राइक्स की गई हैं उसमें तकरीबन 3 लोग जो हैं उनका कहा गया है कि हलाक हो गए हैं और 58 जो है वो इंजर्ड है। और प्रेसिडेंट मसूद का कहना है कि ईरान विल कंटिन्यू टू स्ट्राइक हार्ड। तकरीबन 15-20 मिनट पहले ही ये अपडेट आई है कि उन्होंने कहा है कि ईरान अपने हमले जो है वो तेज करेगा और मजीद जो है वो हमले करेगा और मजीद तेजी के साथ जो है वो हमले करेगा। कुवैत की तरफ से भी नंबर आया है, एक जो है हलाकत हुई है कुवैत में और 32 जो है वो इंजर्ड हैं। और ना सिर्फ ये कि ईरान की तरफ से जो स्ट्राइक्स देखी जा रही हैं, जो रिवेंज देखा जा रहा है क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने जिस तरह के हमले किए, बल्कि पूरी दुनिया में जो है इन हमलों पे जो प्रोटेस्ट है वो देखा जा रहा है और पूरी दुनिया में जो है बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं जिनके एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स हैं, या जो शिया कम्युनिटी है वो हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में इन प्रोटेस्ट में जो है वो हिस्सा ले रही है। ईरान की जो फौज है IRGC, उनका बयान है, जो कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड जिसको कहा जाता है, उन्होंने जो है वो इस वक्त अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा जवाबी हमला जो है वो शुरू किया हुआ है। इसको ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 जो है उसका नाम दिया गया है। 6 वेव्स ऑफ अटैक्स जो है वो IRGC ने उसकी तस्दीक की है कि वो अब तक मिसाइल और ड्रोन्स के से 6 बड़ी लहरें शुरू कर चुके हैं। ईरान ने दावा किया है कि उन्होंने मिडल ईस्ट में मौजूद 27 अमरीकी जो एयर बेसिस, जो मिलिट्री बेसिस हैं, उनको निशाना बनाया है। इसमें बहरीन में मौजूद US 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर, कतर का अल उदैद बेस और UAE के ठिकाने शामिल हैं। तो ये कार्रवाइयां जो हैं वो ईरान की तरफ से जारी है और उन्होंने कहा है कि हम बदला लेंगे और इस चीज का भरपूर बदला जो है वो लिया जाएगा। अली लरीजानी, जो कि ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं और साबिक स्पीकर हैं, जो इस वक्त ईरान की फौज और सियासी पॉलिसी के मास्टरमाइंड भी जो है वो समझे जाते हैं, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दुश्मन ने हमारा दिल तोड़ा है, हम उनका दिल तोड़ेंगे। तो ईरान की जो IRGC है, IRGC भी मैं आपको बताती चलूं, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है। ये ईरान की एक एलीट मिलिट्री फोर्स है जो कि दूसरी जो ईरान की रेगुलर आर्मी है उससे मुख्तलिफ है, और ये मुल्क के इस्लामी निज़ाम और इनकलाब की हिफाजत की जिम्मेदारी जो है वो इस फोर्स के ऊपर है, IRGC के ऊपर, और ये रेगुलर आर्मी से मुख्तलिफ तरह से ऑपरेट करती है। और उन्होंने जो है वो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4, जिसका नाम वादा सादिक 4 है, उसका जो है वो आगाज किया है। और उन्होंने कहा है इस ऑपरेशन के तहत, उन्होंने नाम दिया है इसको, और इस ऑपरेशन के तहत जो है इजराइल और अमेरिका ने जो अटैक्स किए हैं उसका भरपूर बदला जो है वो लिया जाएगा। ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे खामनाई, जिनकी डेथ का जो है वो कंफर्मेशन आ चुका है, उन पर अटैक किस तरह से हुआ इसकी भी कुछ खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान
पर जो है वो एक बड़ा फौजी हमला किया, जिसे उन्होंने ऑपरेशन लायन रोड जो है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है वो कहा। और फिर ईरान ने जो है उसके जवाबन जब हमला किया तो उन्होंने उसको ऑपरेशन लायंस रोड जो है वो उसका नाम दिया। अमेरिका और इजराइल की तरफ से तकरीबन 2000 इजरायली जेट्स और अमेरिकन वॉरशिप्स जो हैं उन्होंने से दागे गए टोमाहॉक मिसाइल्स ने तेहरान समेत पूरे ईरान में 500 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया और पूरा ईरान जो है वो लरस कर रह गया। तेहरान में मौजूद सुप्रीम लीडर जो आयतुल्ला खामनई है, उनका कंपाउंड जो है वो इस हमले का मरकजी निशाना था और उसको जो है वो निशाना बनाना मकसद था। सैटेलाइट तस्वीर भी जो है वो अब सामने आ रही हैं और देखा जा सकता है कि कैसे उनको टारगेटेड जो है वो निशाना बनाया गया और उस बिल्डिंग को जो है वो शदीद नुकसान पहुंचाया गया है। आपको याद होगा कि पिछली दफा जो स्ट्राइक्स की गई थी ईरान में, उसमें भी जो ईरान की जो कमांडर्स थे, जो मिलिट्री लीडरशिप थी, उनको निशाना बनाया गया था और बहुत टारगेटेड जो है प्रिसाइज निशाना जो है वो बनाया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस और इजरायली इंटेलिजेंस को इत्ला मिली थी कि खामनाई अपने आला मुशीरों के साथ एक मखसूस मीटिंग जो है वो कर रहे हैं, अपने दफ्तर में जो है मौजूद है। इस मौके का फायदा उठाते हुए उन्होंने दिन के वक्त ये स्ट्राइक की, डे लाइट में जो है ये स्ट्राइक की, ताकि पूरी लीडरशिप को जो है वो एक साथ ख़त्म किया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके साथ काफ़ी सारे लोग जो है वो मौजूद थे, जैसे कि रिपोर्ट्स में आया है। उनके खानदान के अफराद, उनकी बेटी, उनके दामाद, पोता पोती इस हमले में मारे गए। बाज़ रिपोर्ट्स में उनकी बहू के बारे में भी आ रहा है, इत्ला आ रही है। उनके बहुत सारे आला हुकाम जो हैं उनके साथ मौजूद थे, उनकी भी डेथ की खबरें जो हैं वो अब आ गई हैं। उनके अहम मुशीर अली शमखानी और तकरीबन 40 दीगर ईरानी ऑफिशल्स और फौजी कमांडर्स जो हैं वो भी उस स्ट्राइक में हलाक हो गए। अली शमखानी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का तवील मुद्दत तक जो है वो उसके सेक्रेटरी रहे और हाल ही में उन्होंने नए बनाए गए डिफेंस काउंसिल का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया था। वो सुप्रीम लीडर के इंतहाई करीबी जो है वो माने जाते हैं और सीनियर फौजी मिलिट्री एडवाइजर भी थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप का एक बड़ा हिस्सा जो है, ये जो हमला किया गया इजराइल की जानिब से और निशाना बनाया गया, खामनाई का जो कंपाउंड था उसको निशाना बनाया गया, जहां पर वो अपने दफ्तर में मौजूद थे और अपने जो है वो मखसूस किसी मीटिंग में जो है वो बिजी थे। उस हमले में जो है वो बहुत बड़ी उनकी टॉप लीडरशिप जो है उसको खत्म किया गया और यही जो है वो निशाना था। और अब एक लीडरशिप वैक्यूम जो है कहा जा रहा है वो इस वक्त नजर आ रहा है। लास्ट ईयर भी जब ये अटैक्स किए गए थे तो इसी तरह जो है उनकी लीडरशिप को निशाना बनाया गया था और कुछ टॉप लीडर्स जो हैं वो उस हमले में हलाक हुए थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा था कि फौरन ही जो दूसरी लीडरशिप है उसने टेक ओवर कर लिया था। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि कौन होगा अगला सुप्रीम लीडर, ये सवाल जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। अब ईरान के जो सुप्रीम लीडर का इंतखाब है ये कोई आम सियासी इलेक्शन जो है वो नहीं होता है, बल्कि एक मखसूस और सख्त क्राइटेरिया के तहत जो है ये इसका एक तरीकेकार जो है वो सेट किया गया है। ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 107 और 109 में इसका क्राइटेरिया वाजे किया गया है। बुनियादी सलाहियतें इसमें जरूरी हैं, 3 ऐसी चीजें हैं, यानी कि कोर क्वालिफिकेशंस। नए लीडर के लिए 3 बड़ी शराइत हैं इसके अंदर कि उनका दीनी इल्म यानी कि स्कॉलर जो है वो उनको होना चाहिए। उम्मीदवार को इतना बड़ा आलिम या मुज्तहिद होना चाहिए कि वो इस्लाम के मुख्तलिफ जो फिक हैं उसमें फतवा जारी करने की सलाहियत रखता हो। तकवा और इंसाफ, वो शख्स नहायत परहेजगार, मुत्तकी और मुनसिफ होना चाहिए ताकि वो पूरी मुस्लिम उम्मा की क़यादत कर सके। और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं कि दीनी तालीम बल्कि अस्करी, सियासी और समाजी शऊर भी होना चाहिए, यानी कि एक पॉलिटिकल विजन भी जो है वो उनका होना चाहिए। उससे दुनिया के हालात, सियासत और इंतज़ामी मामलात की गहरी समझ हो, उसमें इतनी हिम्मत और प्रूडेंस हो कि वो मुश्किल वक्त में सही फैसले कर सके। तो ये 3 क्वालिटीज़ जो हैं कि उनका सियासी एक समझ बूझ भी हो, इसके अलावा जो है वो तकवा और इंसाफ यानी कि परहेजगार और जो है वो मुत्तकी हो, इसके अलावा दीनी इल्म जो है वो भी उनको हासिल हो इस हद तक कि वो फतवा भी जारी कर सकें। अब इंतखाब का एक तरीका है, एक सिलेक्शन प्रोसेस है जो इसमें बताया गया है। नए लीडर का फैसला असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स यानी मजलिसे खुबरगा करती है। इसका प्रोसेस कुछ यूं है कि वेटिंग होती है, पहले गार्डियन काउंसिल उन अफराद की स्क्रीनिंग करती है जो असेंबली ऑफ
एक्सपर्ट्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। फिर एक वोटिंग होती है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के 88 अरकान हैं जो खुद बड़े उलमा होते हैं, वो आपस में मुशावरत करते हैं। फिर 2/3 मेजॉरिटी से अगर कोई एक उम्मीदवार 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर ले तो उसे नया सुप्रीम लीडर ऐलान कर दिया जाता है। तो पहले जो है वो एक वेटिंग होती है। गार्डियन काउंसिल उन अफराद की जो कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन अफराद की स्क्रीनिंग करती है। फिर 88 अरकान जो है वो उन अफराद के बारे में मुशावरत करते हैं, और फिर कोई शख्स जो है वो 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर ले तो उसको सुप्रीम लीडर जो है उसका ऐलान कर दिया जाता है। असेंबली के पास हमेशा एक टॉप सीक्रेट लिस्ट होती है जिसमें मुमकिना नए लीडर्स के नाम पहले से मौजूद होते हैं। तो मुमकिना तौर पर जो नाम है वो खामनाई की तरफ से पहले से ही दे दिए गए होंगे कि ये मुमकिना लोग हैं जो उनके बाद जो है वो सुप्रीम लीडर का ओहदा जो है वो संभाल सकते हैं। फिर ये मामला जो है अगर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स किसी एक शख्स पर इत्तेफाक ना कर सके तो कॉन्स्टिट्यूशन में लीडरशिप काउंसिल बनाने की भी गुंजाइश मौजूद है। इस सूरत में 3 या 5 आला दर्जे के उलमा मिलकर मुल्क चलाते हैं। तो अगर किसी सुप्रीम लीडर के नाम पर इत्तेफाक ना हो सके तो फिर कोई नाम फाइनल ना हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में लीडरशिप काउंसिल बनाने की गुंजाइश मौजूद होती है, और इस सूरत में 3 से 5 जो आला दर्जे के उलमा हैं वो चलाएंगे मुल्क को। इस वक्त के मुमकिना कैंडिडेट्स जो पोटेंशियल नेम्स हैं, और शायद ये खामनाई खुद ही जो है वो ये नाम देके गए हैं, अली रजा अरफी जो कि इस वक्त इंटरिमली जो है वो मामलात संभाल रहे हैं, ये इस वक्त इंटरिम काउंसिल का हिस्सा है और इनके पास दीनी और इंतजामी दोनों तजुर्बात हैं। इसके अलावा मुश्तबा खामनाई ये खामनाई के बेटे हैं। हालांकि उनके पास दीनी ओहदा छोटा है लेकिन उनका असर रसूख जो है वो बहुत ज्यादा है। और अली लारिजानी साबिक स्पीकर हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और खामनाई के वो बहुत क्लोज फौजी मुशीर भी माने जाते हैं। तो इनका नाम भी जो है वो सामने आ रहा है, बल्कि सारी जो फौजी और सियासी पॉलिसी है उसका उनको मास्टरमाइंड भी जो है वो समझा जाता है। तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं इस पूरे जो प्रोसेस है उसमें। इस वक्त दुनिया के कई ममालिक में जो है जिस तरह से अनप्रोवोक्ड अटैक किया गया ईरान पर इजराइल और अमेरिका की जानिब से, उसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है वो नज़र आ रहा है। शदीद एहतजाज देखा जा रहा है। जो शिया आबादी है या जो अमेरिका मुखालिफ जज्बात है वो हम देख रहे हैं कि लोगों के नज़र आ रहे हैं। इराक में, लेबनान में, इंडिया में, इसके अलावा यमन, सीरिया और बाज़ यूरोपियन शहर भी हैं जहाँ पर जो है वो ये प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं। और पाकिस्तान में भी एहतजाज देखा गया है, और कराची में बहुत अफसोस इंसिडेंट हुआ। कराची में जो यूएस काउंसलेट है उसके बाहर होने वाले एहतजाज पर जो है वो पुरतशद्दुद जो है तरीके से उसको रोकने की कोशिश की गई। मुजाहिरीन ने काउंसलेट की दीवार जो है वो फलांगने की कोशिश की, जिस पर पुलिस और यूएस मरीन्स ने जो है वो फायरिंग की और टीयर गैस इस्तेमाल की, और रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 हलाकतें जो हैं वो हो चुकी हैं। इन प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए जो है वो फायरिंग खोली गई, और फायरिंग के नतीजे में जो है वो 9 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। सिर्फ कराची में ही नहीं, पेशावर में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, स्कर्दू में भी जो है वो मुजाहिरीन ने यूएन के ऑफिस को आग लगा दी। वहाँ भी शदीद जो है वो तनाव देखा गया और प्रोटेस्ट जो है वो देखा गया। और इस्लामाबाद में भी रेड जोन को जो है वो लॉकडाउन कर दिया है और वहाँ भी जाने की इजाज़त नहीं है, उसको सील कर दिया है। और फिर भी उसके बावजूद हमने देखा इस्लामाबाद और लाहौर में और पेशावर में हर जगह जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखे गए हैं। गवर्नमेंट इस हवाले से क्या कर रही है, हमने देखा मोहसिन नकवी साहब भी जो हैं वो नजर आए इस्लामाबाद की सड़कों पे, बल्कि प्रोटेस्टर्स के बीचों बीच जो है वो मौजूद थे और उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह खामनाई की शहादत मुस्लिम उम्मा के लिए, ईरान के लोगों के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी एक शोक का दिन है। उन्होंने गहरे अफसोस का इजहार किया और कहा कि हर पाकिस्तानी सिटीजन ईरान के लोगों के साथ बराबर के दुख में शरीक है। उन्होंने कहा वी स्टैंड विद ईरान इन दिस डिफिकल्ट टाइम एंड वी फील सोरो एट द मार्टिरडम ऑफ खामनाई। लोगों से अपील की उन्होंने कि अपने हाथ में कानून ना लें, प्रोटेस्ट करें, लेकिन पीसफुल तरीके से जो है वो प्रोटेस्ट करें और वायलेंस से बचें और मुल्क में अमन व अमान जो है वो कायम रखें। मोहसिन नकवी साहब जो है वो इस्लामाबाद में प्रोटेस्टर्स के बीचों बीच नजर आए और उन्होंने वहां आके प्रोटेस्टर्स को काम डाउन करने की कोशिश की। वहां पे उन्होंने कुछ बयानात भी दिए कि हम इस दुख में ईरान के साथ खड़े हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो क्या स्टेटमेंट्स दी, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान
join the people of Iran in their hour of grief and sorrow and extend the most sincere condolences on the martyrdom of His Eminence Ayatollah Khamenei. Pakistan also expressed concern over violation of the norms of international law. It is an age-old convention that the heads of state government should not be targeted. We pray for the departed soul. May Allah grant patience and strength to the Iranian people to bear this irreparable loss. तो शहबाज शरीफ साहब ने भी अपने जो है वो इजहार किया दुख का और अपनी सपोर्ट का, और उन्होंने कहा कि इस घड़ी में जो है वो हम ईरान के लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो देखे गए हैं, और तमाम जो वहाँ के CMs और गवर्नर्स हैं अपने अपने सूबों के, उन्होंने कोशिश की है कि इस वायलेंस को जो है वो कंट्रोल किया जा सके और इस पर जो है वो लोगों को काम डाउन किया जा सके। बल्कि कराची में जो हादसा हुआ है उस पर तो एक इंक्वायरी भी जो है वो बिठा दी गई है और कहा है कि एक JIT बना दी गई है, हाई लेवल JIT का जो है वो बनाई गई है, और जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी कि ये जो इंसिडेंट पेश आया जहां 9 लोगों की जो है वो हलाकत हो गई जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे US काउंसलेट के बाहर। बल्कि कहा जा रहा है कि फलांगने की कोशिश कर रहे थे और फिर US मरीन्स की तरफ से फायर खोला गया और उसमें 9 लोग जो है वो मारे गए। अब परेशान कुन बात ये है कि ये जो जंग का दायरा है ये बड़ी तेज़ी से जो है वो फैल रहा है। अब सिर्फ ईरान इसराइल तक महदूद नहीं है, बहुत सारे ममालिक जो है वो इसमें आ चुके हैं क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के साथ डिफेंस पैक्ट भी किए हैं। तो अगर किसी एक मुल्क पर जो है वो कोई हमला होता है या वो किसी चीज़ से गुजरते हैं तो दूसरा मुल्क भी उसके डिफेंस में जो है वो सामने आ सकता है। तो ये मुल्क जिन्होंने आपस में जो है वो डिफेंस पैक्ट किए हुए हैं, अभी हमने देखा सऊदी के साथ पाकिस्तान ने भी जो है वो डिफेंस पैक्ट किया है, और वहाँ अगर खुदा न खास्ता हालात जो है वो ख़राब होते हैं और कोई किसी किस्म की वॉर टाइप सिचुएशन होती है तो पाकिस्तान के लिए भी जो है वो एक बड़ी मुश्किल होगी। फिर यूरोपियन अलायंसेस जो हैं फ्रांस और जर्मनी, उन्होंने भी अपने ट्रूप जो है वो इस वक्त अलर्ट पे रखे हुए हैं। उन्होंने इस हमले में तो हिस्सा नहीं लिया लेकिन वो क्लोज कोऑर्डिनेशन में है इजराइल के साथ, US के साथ, तो अगर कुछ भी बड़ा होता है तो उनको भी इसमें कूदना पड़ेगा। फिर अरब ममालिक जो हैं उनका फंसना, हमने देखा बहरीन, UAE, कुवैत, कतर, हर जगह जो है वो US के ठिकानों पर हमला किया ईरान ने, तो इससे पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो इस जंग की लपेट में आ गया है। फिर रशिया और चाइना का मौक़िफ़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा लग रहा था कि क्योंकि उनका इतना ज़्यादा उनकी रेजिस्टेंस होगी तो शायद अमेरिका इस तरह से फुल फ्लेज ईरान पे हमला नहीं कर सकेगा, लेकिन रशिया ने भी अब कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और इस हमले को अनप्रोवोक्ड एग्रेशन कहा है, और उन्होंने इस बात की धमकी दी है कि अगर मजीद जो है वो निशाना बनाया गया ईरान में जो न्यूक्लियर वसाइल मौजूद हैं तो इसका बहुत बुरा जो है वो अंजाम होगा और एक पोटेंशियल वॉर जो है वो हो सकती है। इसी तरह चाइना ने भी जो है वो ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला जो है वो करार दिया है। तो अब जो है ये मामला सिर्फ ईरान तक तो महदूद नहीं है, तमाम जो दुनिया है वो इसमें इन्वॉल्व होती हुई आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रही है, चाहे यूरोपियन एलाइज हों, चाहे अरब ममालिक हों, चाहे रशिया और चाइना हो। लेट्स सी कि यहाँ से मजीद और क्या जो है वो रिएक्शन सामने आता है।